हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह। आज की जो क्लास है एनर्जी कंजर्वेशन या एसी। तो इस एनर्जी कंजर्वेशन में हमने पहले सोर्सेस ऑफ एनर्जी और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। कौन कौन सी एनर्जी प्राइमरी एनर्जी होती है और कौन कौन सी एनर्जी सेकेंडरी एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो है अब हम इससे आगे चल करके जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि हम अभी तक हमने देखा था कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल या कैलोरी, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल यूनिट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। तो बेसिकली जब हम ये फ्यूल कंजम्पशन की बात करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं, तो जब एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये जो है बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। और अगर एरिया वाइज लेते हैं, जैसे कि इंडिया का लेते हैं, वर्ल्ड वाइज लेते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं TOE। टनीस ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हम जो है एनर्जी के लिए जो यूनिट यूज़ करेंगे वो TOE है, टनीस ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये होता क्या है, इसको समझने के लिए इस तरह से देखिए कि अगर हम 1 टन क्रूड ऑयल को जलाते हैं तो उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है या रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम 1 TOE कहते हैं। अर्थात 1 टन क्रूड ऑयल को जलाने पर हमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम 1 TOE कहते हैं। तो ये जो TOE है इसको अगर हम जो है मेगा जूल में कन्वर्ट करें तो ये 41870 मेगा जूल या 10 इंटू ये 10⁶ किलो कैलोरी या ये 11630 किलोवाट आवर। तो ये जो यूनिट हमारी TOE, इसको हम जो है मेगा जूल में, किलोवाट आवर में या किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी चीज़, ये जो TOE है इससे और बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है KTOE। इसका मतलब KTOE किलो टनीस ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट या MTOE, मेगा या मिलियन, मेगा टनीस ऑयल इक्विवेलेंट। इन यूनिट का हम जो है यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसको कन्वर्जन के लिए, जैसे 1 मेट्रिक टन इट इज इक्वल टू 7.33 बैरल। एक बैरल जो ऑलमोस्ट 160 लीटर के बराबर होता है। 1 बैरल इज ऑलमोस्ट इक्वल अप्रॉक्सीमेटली 160 लीटर। इस तरह से अगर हम 1 बैरल क्रूड ऑयल को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उससे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम जो है BOE कहते हैं, बैरल ऑयल इक्विवेलेंट। बैरल ऑयल इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये जो है, अगर हम वेट लेते हैं 1 टनीस ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, और अगर जो है वॉल्यूम लेते हैं तो बैरल ऑयल इक्विवेलेंट BOE, इसका यूज करते हैं। और इन दोनों का जो रिलेशन होता है 1 BOE इट इज इक्वल टू 0.136 TOE। अब यहां पर 1 M मेगा या मिलियन TOE इट इज इक्वल टू 4.186 इंटू 10⁻16 जूल। 4.186 इंटू 10⁻16
16 जूल। अच्छा, इसको हम अगर जो कन्वेंशनल अपने फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल और डीजल, उसको हम कन्वर्ट करें टीओई में, तो 1 मीटर क्यूब पेट्रोल इट इज इक्वल टू 1.05 टीओई और 1 मीटर क्यूब डीजल इट इज इक्वल टू 0.98 टीओई। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एनर्जी का जो यूनिट है वो टीओई है, जिसको हम मिलियन MTOE, मिलियन टनीज ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, या किलो टनीज ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, या फिर जो है अगर हम बैरल को लेते हैं तो उसके लिए BOE का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है एक वर्ड आएगा जो हम बार बार यूज करेंगे, वो आता है रिजर्व। ये रिजर्व क्या है? रिजर्व मीन्स कि अगर जो है ज़मीन के अंदर जिस तरह से कोयला है, तो हम एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे NTPC कंपनी वगैरह हैं, तो ये एस्टिमेट लगाते हैं कि किस जगह पर कितना जो है कोयला उपलब्ध है, कोल उपलब्ध है, या फिर कितना जो है ऑयल अवेलेबल है। अच्छा, जो अवेलेबल ये हमारा फ्यूल होता है, तो चाहे वो एज ए कोल हो या फिर एज ए क्रूड ऑयल हो या फिर एज ए गैस हो, जो भी है, तो हम जो है उसका जो अवेलेबल वॉल्यूम है, तो उस जो है उपलब्ध वॉल्यूम को इंटर्न वेट को भी, जब हम चेंज करें तो वेट को भी लेते हैं यूज में, तो उसको जो है हम बोलेंगे रिजर्व, कि हमारे पास जो है इतना रिजर्व कोल है, या इतना रिजर्व जो है ये ऑयल है, या इतना रिजर्व जो है वो हमारा नेचुरल गैस है। अच्छा, यहाँ पर जो है रिजर्व क्या है? रिजर्व को अब और ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलें कि जो भी सोर्स या जिस सोर्स से जो भी सोर्स होता है, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, तो कोयला को हम जो है इकोनॉमिकली कितना वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी पास टेक्नोलॉजी, एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी क्या है, और उस टेक्नोलॉजी से हम जो है कितना वॉल्यूम और कितना जो है वेट इसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो रिजर्व है वो जो है हमारे भूगर्भ में, ठीक है, जिसको क्या कहना चाहिए, जो हमारी माइंस वगैरह होती हैं, उसकी जो है उसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जिसको बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल को जो है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसको हम रिजर्व कहते हैं। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट आता है R/P, या रिजर्व ऑब्लिक प्रोडक्शन। ये जो है यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब है कि हम जो है एक साल में कितना जो है फ्यूल यूज कर रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है। तो अगर जो है यहाँ पर मान लो R/P या R/P, R/P, इसको हम लेके चलते हैं, तो अगर हम जो है एक साल में मान लो एक टन ऑयल को यूज कर रहे हैं, और टोटल जो है वो ये जैसे एक दिन में, 1 ईयर में हमारा वन टन, फॉर एग्जाम्पल 1 टन हम जो है ऑयल यूज कर रहे हैं, और अगर हमारे पास रिजर्व जो है वो जो है 1000 TOE है या टन है, ठीक है, 1000 टन है। तो इसमें क्या होगा कि हम कितने दिन तक इसको यूज करेंगे, कितने दिन तक या कितने साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं, उसका जो रेशियो होता है वो ईयर में आता है। इसको अदर वे में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास बैंक बैलेंस जो है वो मान लो 10,000 है, और 10,000 को अगर हम जो है 1000 रुपीज़ पर डे खर्च करते हैं,
तो वो अगर हम उसमें और ज़्यादा नहीं डालें और उसमें से और नहीं निकालें, और अगर जो है 1000 पर डे मतलब यूज करें, तो वो जो है 10,000 10 दिन के लिए होंगे। इसी तरह से जो हमारा कंजम्पशन है, जितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं फ्यूल को, तो टोटल फ्यूल जो अवेलेबल है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस एक्सट्रैक्ट कर जो क्वांटिटी है उससे अगर हम जो है ईयरली हमारा अपना कंजम्पशन उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें एस्टिमेटेड ईयर्स मिल जाएंगी जो हमें बताएंगे कि हमारा फ्यूल जो है इतने दिन तक चलेगा। तो ये जो पॉइंट आता है उसको जो है हम R/P या R/P कहते हैं। तो R/P क्या है? ये रिजर्व जो क्वांटिटी है उसको अगर हम ईयरली डिमांड या कंजम्पशन से डिवाइड कर दें, तो जो हमारे ईयर्स आएंगी, तो इसका मतलब हमारा वो रिजर्व जो है इतनी साल तक चल सकता है। तो इसलिए जो है हम जो है R/P का यूज करते हैं। R/P एक रेशियो होता है जिसमें ये रिजर्व कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द हमारी एनुअल कंजम्पशन। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के अब हम जो है आगे चलते हैं कि अगर हम सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन देखते हैं कि जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं तो वो किस सेक्टर में कितनी एनर्जी यूज हो रही है। अगर हम इसको देखते हैं तो एक हमने जो है ईयर डिसाइड कर लिया, ये 2013, इसका मतलब 2013 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी इंडस्ट्री है जिसको हमने जो है इस HS लाइन से यूज किया है, ये जो इंक्लाइंट लाइन्स हैं, तो ये जो है 44%, इसका मतलब टोटल एनर्जी का 44% हम जो है वो इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये 44% जो है वो इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा है मेन कंज्यूमर, वो है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का जो है 17%, ट्रांसपोर्ट जो है हमारे टोटल प्रोडक्शन का 17% यूज करता है। इसके बाद रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूजेज में हमारी 14% आती है। तो 14% ये वाला जो क्रॉस से दिखाया है ये 14% में है। अदर एनर्जी यूजेज जो हैं वो 10% हैं, जो इनमें कवर नहीं होते हैं। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंशियल में कवर नहीं होते हैं। और जो नॉन यूजर हैं, नॉन एनर्जी यूजर्स, तो वो हैं हमारे 8%, वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं। और एग्रीकल्चर में जो हम यूज करते हैं एनर्जी कंजम्पशन, जो हमने 2013 में यूज किया था, इट वाज 7%। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं कि एनर्जी का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में होता है, 44% है, ट्रांसपोर्ट में 17% है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल में 14% है, और अदर एनर्जी यूजर्स में 10% है, नॉन एनर्जी यूजर्स में 8% है, और एग्रीकल्चर में हमारा जो यूज होता है टोटल एनर्जी का वो सिर्फ 7% होता है। तो इस तरह से हमने जो है सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन को देखा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो एनर्जी कंजम्पशन है वर्ल्ड वाइड कितना है। इसका मतलब एज ए ग्लोबली अगर हम देखते हैं कि मतलब विश्व स्तर पर कितना कंज्यूम हो रहा है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो इसको हम ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑयल है, ये जो अमाउंट लिखी हुई है, ये जो है मेगा मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, MMTOE, मेगा मैट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट, ये यूनिट है, इसमें शो किया गया है। तो ऑयल जो ईयरली कंजम्पशन है वो है 4185 MMTOE। नेचुरल गैस का है 3020 या 3020। इसके बाद जो कोल है उसका जो कंजम्पशन है 3827 MMTOE। न्यूक्लियर एनर्जी का
63 TOE, हाइड्रो पावर्स का ये 856 MMTOE, और ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 279 MMTOE। इस तरह से वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन ये 12,730 MMTOE टोटल कंजम्पशन ये है। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो ऑयल जो है 33% आता है, नेचुरल गैस 24% आती है, कोल जो है 30%, न्यूक्लियर एनर्जी 4%, हाइड्रो पावर एनर्जी ये 7%, और रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें हम जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इसके अलावा ये छोटे हाइड्रो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो, और बायोमास एनर्जी, तो इस सब का जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, ये सिर्फ 2% है। तो इस तरह से हमने जो है परसेंटेज में देखा कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ऑयल का है, इसके बाद ये 33% है, नेचुरल गैस का 24% है, कोल का 30% है, न्यूक्लियर एनर्जी का 4% है, हाइड्रो पावर प्लांट से जो है वो 7% है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है 2% है। अगर हम जो है इंडिया को लेते हैं, इंडिया के सिनेरियो में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है 2013 का रेफरेंस लिया गया है, और यहाँ पर जो यूनिट है ये भी जो है मेगा टनीज ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में जो है ये यूज किया गया है। तो अगर हम जो है ऑयल को देखते हैं तो ये है 175 या 175 MTOE, मेगा TOE। दूसरा नेचुरल गैस ये 46 मेगा TOE या मिलियन TOE। इसके बाद जो कोल है हमारा वो 324 MTOE। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी 8 MTOE। इसके बाद हाइड्रो पावर ये हमारे 30 MTOE है। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 12 MTOE है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो ऑयल है ये 175, और जो कोल का कंजम्पशन है वो है हमारा 324। तो इस तरह से अगर हम जो है टोटल कंजम्पशन को देखते हैं तो ये है हमारा 595 MTOE। और अगर हम इसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो हमारा ऑयल आता है ये 30% है, नेचुरल गैस का 8% है, कोल का जो है 54% है, न्यूक्लियर एनर्जी का 1.5 से 1 के बीच में, तो ऑलमोस्ट जो है 1.5% है, और ये हाइड्रो पावर का जो है हमारा ये 5% है, रिन्यूएबल एनर्जी का 2% है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है हम किस सेक्टर में, मतलब अपने एनर्जी कंजप्शन में किस किस ये प्राइमरी एनर्जी का यूज करते हैं, जिसमें ऑयल कितना यूज हो रहा है, नेचुरल गैस कितनी हो रही है, कोल कितना हो रहा है, और इसके बाद हाइड्रो प्लांट से कितना हो रहा है, इसके बाद न्यूक्लियर प्लांट से कितना हो रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी को हम कितना यूज कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा। और अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं वर्ल्ड वाइड तो ये देखते हैं कि वर्ल्ड का सिर्फ 4.7% ही हम जो है एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। जो हमारा रेशियो है वर्ल्ड से अगर कंपैरिजन करें तो ये सिर्फ 4.7% है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई अलग, क्योंकि मेन जो है हमारा इंटेंशन वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें जो है बेसिक जो प्राइमरी फ्यूल्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्राइमरी फ्यूल्स जो हमारी ये सारे ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और ये सारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम जो है एट ए ग्लांस देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई है, तो सबसे पहले इस पहला कॉलम है, इसमें पावर जनरेशन रूट, इसका मतलब हम कौन सा जो है पावर जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए उसको जनरेट करने के लिए किस फ्यूल का यूज कर रहे हैं वो इस कॉलम में है। कितनी कैपेसिटी जो मेगावाट में है वो जो है इस कॉलम में दी हुई है, और उसका परसेंटेज जो है वो इधर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो सबसे पहले आता है कोल,
तो कोल जो है इसकी एनर्जी जो सप्लाई होती है कोल के द्वारा ये है 1,40,723 1,40,723 मेगावाट। और इसका जो है टोटल परसेंटेज, टोटल जो हमारे सोर्सेस हैं सबको मिला दिया जाए तो उसमें से सिर्फ कोल का परसेंटेज जो है वो 58.9 ऑलमोस्ट 59% होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा हम कोल को जो है यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है गैस का। गैस का जो एनर्जी सप्लाई में यूज होता है कितना, ये जो है 21,381 ये जो है मेगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम गैस से जनरेट करते हैं, जो टोटल एनर्जी का जो है 9% होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑयल। ऑयल जो है हमारा ये है 1199 मेगावाट, और ये जो है ये आता है 0.5% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन। इसके बाद हाइड्रो प्लांट से हम कितनी एनर्जी जनरेट करते हैं इसको देखते हैं। तो हाइड्रो प्लांट से हम जो है 4,195 मेगावाट 4,195 मेगावाट जनरेट करते हैं, और इसमें जो है इसका परसेंटेज जो आता है वो आता है 16.8 ऑलमोस्ट 17%। सॉरी, यहाँ पर जो है हाइड्रो प्लांट से जो हम ऑयल से जो है हमने 4,195 और इसका आया ऑलमोस्ट 17%। अब जो हाइड्रो प्लांट से एनर्जी जनरेट होती है उसको देखेंगे तो हाइड्रो प्लांट से और इसका ये ऑयल हाइड्रो, अब यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि ये जो है कोल से हो गई 1,40,723 58.9, गैस से हो गई 21381 ये 9% है। इसके बाद ऑयल से है हमारी, ऑयल से है 1199 ये जो है 0.5 है। इसके बाद हाइड्रो से 4,195 ये ऑलमोस्ट 16.8% पड़ती है। और इसके बाद जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारा योगदान देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन में, ये है 5780 मेगावाट, और ये जो टोटल परसेंटेज का होता है 2.4%। इसके बाद जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें स्मॉल हाइड्रो प्लांट और इसके बाद बायोमास एनर्जी और इसके बाद विंड का या सोलर विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ये सारी मिलकर के हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी बनती हैं। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेशन करने में इसका योगदान जो है वो 29,462, इसका मतलब 29,462 मेगावाट ये जो है जनरेट होती है, और ये जो टोटल एनर्जी का 12.3% है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है अलग अलग सोर्सेस से, तो टोटल एनर्जी जनरेशन है वो आता है हमारा 2,38,742.9 मेगावाट। और ये जो है इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट का परसेंटेज में जो है डिफरेंस आ सकता है, 0.1% कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जो है हमने सिर्फ ये एज ए गाइड लाइन ही लिए हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है 59% वो हमारे कोयले का होता है, और ये जो ऑयल का है ये ऑलमोस्ट 0.5% है, और हाइड्रो प्लांट्स का जो है वो 16.8% है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम जो है और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक तो जो है ये भी जो है हमारी ये प्राइमरी एनर्जी में आती है।